10 मिनट में हम लोग 7 दिन से साथ में थे, आज 8वां दिन है और हमने बहुत सारा डिस्कशन किया, एक्सप्लोरेशन किया। ब्रीफली हम लोगों ने क्या बात की 8 दिन में, 7 दिन में, तो आपके साथ एक बार शेयर कर लेते हैं। रिकैप भी होगा और फिर आगे के पॉइंटर्स हमारे ध्यान में रहेंगे। तो हमने बात यहाँ से शुरू की थी कि जो कुछ भी इस पूरे वर्कशॉप में कहा जा रहा है उसको वो हमारे लिए एक प्रपोजल है। अब आइए, तो जितनी भी बात है वो एक प्रपोजल के फॉर्म में है, इम्पोजिशन नहीं है। तो उसको एज्यूम नहीं कर लेना कि ये ठीक है और ये भी नहीं मान लेना कि ये गलत है। तो प्रपोजल है, उसका वेरिफिकेशन करना है और वेरिफिकेशन का जो बेसिस है वो हमारी अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस है। फॉर एग्जांपल, अगर ये पूछें कि व्हाट इज आवर नेचुरल एक्सेप्टेंस टू बी इन रिलेशनशिप और टू बी इन अपोजिशन, तो एक सहज आंसर अंदर से ये आता है कि वी वांट टू लिव इन रिलेशनशिप। तो इस पूरी वर्कशॉप में 8 दिन में जो हम लोगों ने काम किया, अपने अंदर जो इनर वॉइस है, जो हमारा इनर कॉन्शियस है या जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है, उसके बेसिस पे हमने बहुत सारे प्रपोजल्स को एक्सप्लोर करने का एफर्ट किया। तो यहाँ से शुरू किया। बेसिक एस्पिरेशन को जब हम समझने गए तो ये ध्यान में आया कि हम सब लोग सुखी होना चाहते हैं, हम सब प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, हम उसकी कंटिन्यूटी चाहते हैं, सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, उसकी कंटिन्यूटी चाहते हैं। और सुख को जब डिफाइन करने गए, एक्सप्लेन करने गए, समझने गए, ध्यान में आया कि हार्मनी में जीना सुख है, कंट्राडिक्शन में जीना दुख है, डिसहार्मनी में जीना दुख है। और हार्मनी का मतलब क्या है कि हम अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को समझ सकें और अकॉर्डिंगली जी सकें। तो इसी बात यहाँ से शुरू हुई। हैप्पीनेस के प्रोग्राम को अगर देखें तो कैसे इंश्योर करें हैप्पीनेस को, तो ये 3 इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम दिखाई दिए, राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटी। तो जब हम राइट अंडरस्टैंडिंग को अपने अंदर इंश्योर कर पाते हैं तो हम सुखी होते हैं। और जब रिलेशनशिप, राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ जब रिलेशनशिप पे काम करते हैं और उसके आउटकम में हम म्यूचुअली हैप्पी हो पाते हैं, हम भी सुखी होते हैं और जिसके साथ हम जीते हैं उसको भी सुख होता है। और राइट अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप के साथ जब हम फिजिकल फैसिलिटी के लेवल पे काम करने जाते हैं तो उसका आउटकम म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी आता है, यानी कि हमारी भी प्रोस्पेरिटी और नेचर की भी प्रोस्पेरिटी। अब प्रायोरिटी को देखें तो ये ध्यान में आता है कि राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ हम सुखी हो पाते हैं और राइट अंडरस्टैंडिंग से जब रिलेशनशिप को इंश्योर करने जाते हैं तो वो उसका सेकंड प्रायोरिटी का काम है। राइट अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप के साथ जब फिजिकल पे काम करने जाते हैं तो ये तीनों पे काम करने की बात हमने की थी। ये ध्यान में आया कि राइट अंडरस्टैंडिंग को अगर हर विद्यार्थी, हर बच्चा अपने अंदर इंश्योर कर पाता है तो दिस गिव्स राइज टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन फैमिली एंड ह्यूमन सोसाइटी। और अगर बच्चा ये राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं जी पाता और अगर उसका टारगेट सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी या लार्जली फिजिकल फैसिलिटी बनता है, सो दिस गिव्स राइज टू दी डेवलपमेंट ऑफ इन ह्यूमन सोसाइटी और इन ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन या फैमिली। तो ये ध्यान में आता है कि जो कंप्रीहेंसिव व्यू है उसमें ये तीनों का शामिल होना जरूरी है। जो वर्ल्ड विजन है एक बच्चे का, राइट अंडरस्टैंडिंग भी हो और उसके साथ रिलेशनशिप और उसके साथ फिजिकल फैसिलिटी। अब राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है, अगर इसको अनफोल्ड करने के लिए ध्यान में आया, हमारे जीने का जो फैलाव है, हमारे जीने का जो एक्सपेंस है वो इतना सारा है। हर इंडिविजुअल अपने अंदर भी बहुत सारा जीता है, उसके साथ परिवार समाज के साथ भी जीता है और नेचर एग्जिस्टेंस के लेवल पे भी हमारा जीना बना हुआ है। तो ये चारों लेवल की हार्मनी को समझना और चारों लेवल की हार्मनी को जीना, ये मेरे जीने का एक वीकेड प्रोग्राम बनता है। अब जब हम अपने को समझने जाते हैं तो ये ध्यान में आता है कि ह्यूमन बीइंग इज नॉट जस्ट दी बॉडी बट ए को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। तो बॉडी भी है और सेल्फ भी है। बॉडी की नीड्स को देखने जाते हैं तो बॉडी की नीड्स टेम्परेरी दिखाई देती हैं। सेल्फ की नीड्स को देखने जाते हैं तो सेल्फ की नीड जैसे कि हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट की फीलिंग, ये हमें कंटिन्यूस नीड दिखाई देती है। और बॉडी की जो नीड है फिजिकल फैसिलिटी, इनके फुलफिलमेंट को जब देखने जाते हैं तो फिजियोकेमिकल चीज़ों से हम बॉडी की नीड को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये जो हैप्पीनेस की नीड है, जो कि मेरी अपनी नीड है, सेल्फ की नीड है, इसको पूरा करने के प्रोग्राम को देखें तो राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग से मैं अपने अंदर जो नीड है कंटिन्यूस हैप्पीनेस की, उसको पूरा कर सकता हूँ। ये दोनों तरह की वास्तविक नीड हैं अलग अलग, इनको अलग अलग समझना जरूरी है और इनको पूरा करने का प्रोग्राम भी अलग अलग है। तो दोनों को ही समझना जरूरी है और दोनों को ही पूरा करना जरूरी है। आज के दिन जीने में देखें प्रायोरिटी क्या है, तो अगर जीने में प्रायोरिटी बॉडी की ज़्यादा है तो फिजिकल वाला तो पूरा होगा, पर जरूरी नहीं कि मैं सुखी होऊंगा, सेल्फ सुखी होऊंगा। तो ये एक बात हुई।
प्रोस्पेरिटी को जब डिफाइन किया तो ये ध्यान में आया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी एंड एंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी, ये प्रोस्पेरिटी की बात है। नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है? वी वांट टू बी प्रॉस्पेरस और वी वांट टू बी द रिचेस्ट पर्सन। सो नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है कि हम प्रॉस्पेरिटी के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन करते क्या है? तो कई बार अगर प्रॉस्पेरिटी की डेफिनेशन हमको क्लियर नहीं है तो बच्चे रिचेस्ट बनने में लग जाते हैं, वेल्थिएस्ट बनने में लग जाते हैं। फिर रिलेशनशिप की जब बात हुई तो ये ध्यान में आया कि जो रिलेशनशिप है वो तो एक सेल्फ का दूसरे सेल्फ के साथ है, ना कि बॉडी का बॉडी के साथ। और इन सेल्फ में फीलिंग्स हैं, इन फीलिंग्स को समझा जा सकता है, ऑब्जेक्टिवली समझा जा सकता है। जब हम इन फीलिंग्स को समझ के जीते हैं तो हम सुखी होते हैं, जब इनको एक्सप्रेस करते हैं और दूसरा उसका इवैल्यूएशन करता है तो म्यूचुअल हैप्पीनेस होती है। और इन फीलिंग्स की बात की तो ये ध्यान में आया कि जो ट्रस्ट की फीलिंग है वो फाउंडेशन है। तो किसी भी रिश्ते की जो बुनियाद है वो ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट जो है वो फाउंडेशन वैल्यू है और जो लव है ये कंप्लीट वैल्यू है। तो ये ध्यान में आए तो फिर फाउंडेशन पे पहले काम करेंगे। अगर ये ध्यान में नहीं आता तो बच्चे कई बार लव के साथ शुरू करते हैं विदाउट बिल्डिंग दी फाउंडेशन। ट्रस्ट को जब समझने का एफर्ट किया तो ये ध्यान में आया कि ट्रस्ट का मतलब है टू हैव द क्लैरिटी दैट द अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी। तो उसके लिए हमने 4 क्वेश्चंस पे बात की। 4 क्वेश्चन इंटेंशन के बारे और 4 क्वेश्चन कॉम्पिटेंस के बारे। इंटेंशन के बारे जब क्वेश्चन पूछा तो ये आया कि आई वांट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, आई वांट टू मेक द अदर हैप्पी, द अदर वांट्स टू मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ हैप्पी और द अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी। तो इंटेंशन के लेवल पे ध्यान में आता है कि हर दुनिया का हर आदमी सुखी होना चाहता है, दुनिया का हर आदमी सुखी करना चाहता है। कॉम्पिटेंस को देखने जाते हैं, आई एम नॉट एबल टू मेक माई सेल्फ ऑलवेज हैप्पी, आई एम नॉट एबल टू मेक द अदर ऑलवेज हैप्पी, द अदर इज नॉट एबल टू मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑलवेज हैप्पी, द अदर इज नॉट एबल टू मेक मी ऑलवेज हैप्पी। तो ये जो एबिलिटी है ये हम सबकी कम है। इंटेंशन हम सभी के ठीक है। गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि जब कोई गलती सामने वाला करता है तो अगर हमें ये इंटेंशन की क्लैरिटी ना हो तो हम कई बार ये अज्यूम कर लेते हैं कि इंटेंशन ठीक नहीं थी, जबकि इंटेंशन तो मेरी भी ठीक थी, फिर भी मैं गलतियां करता हूँ। लेकिन जब दूसरा गलती कर रहा है तो उसके लैक ऑफ कॉम्पिटेंस को मैं उसके लैक ऑफ इंटेंशन मान लेता हूँ और फिर मुझे गुस्सा, इरिटेशन, एंगर ये सब आता है। एक बार ये दिख जाए कि इंटेंशन हर आदमी की ठीक है, कॉम्पिटेंस का लैक है। तो अगर ये समझ में आएगा कि मेरे स्पाउस की इंटेंशन ठीक थी बट लैक ऑफ कॉम्पिटेंस हो सकता है ना, तो फिर हम गुस्सा करेंगे या फिर हम कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव करने की सोचेंगे। तो उसके कई सारे एग्जांपल्स लिए और एक एग्जांपल ये था कि जब बच्चा क्लास में नहीं समझता है तो मैं कंक्लूड क्या कर रहा हूँ, बच्चा समझना नहीं चाह रहा है या बच्चा समझ नहीं पा रहा है। तो अगर मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि बच्चा समझना नहीं चाह रहा है तो मुझे गुस्सा आता है, और अगर मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि बच्चा समझ नहीं पा रहा है तो फिर मैं अपने मेथड को, अपनी डिलीवरी को इम्प्रूव करता हूँ। आगे चल के हमने ये भी बात की कि एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, बच्चा समझना नहीं चाह रहा है, बच्चा समझ नहीं पा रहा है या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। तो अगर ये भी ध्यान जाएगा कि हो सकता है मैं समझा भी नहीं पा रहा, फिर बच्चे पर रिलेटेड होने के बदले फिर मैं अपनी कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव करने का काम करूँ। फिर आगे चल के जब लव के बारे में बात की तो ये ध्यान में आया द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल, सो दिस इज द फीलिंग ऑफ लव। अभी जो आज के दिन समाज में चल रहा है वो फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल चल रहा है या लव के नोशंस अलग अलग है? तो लव के नोशंस अलग अलग है। तो एक बार ये बात अगर बच्चों के साथ हम डिस्कस कर पाते हैं कि लव की ये डेफिनेशन है और ये प्रपोजल है, आप इसका वेरिफिकेशन कीजिए, तो धीरे धीरे बच्चों के जो नोशंस हैं फीलिंग्स को लेके, रिलेशनशिप को लेके, वो चेंज होने लगते हैं। तो इतनी बात रिलेशनशिप में। जब सोसाइटी के गोल के बारे में बात की तो ये ध्यान में आया कि राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग ये हर बच्चे के पास हो, फिर हर परिवार प्रॉस्पेरस हो और इस सोसाइटी में फियरलेसनेस हो, नेचर के साथ कोएग्जिस्टेंस हो। ये पूरा येलो बॉक्स जो है ये हमारी नेचुरल है। लेकिन सोसाइटी में क्या चल रहा है आज के दिन? तो ये ब्लैक वाला चल रहा है। नेचर के लेवल पे मास्टरी एंड डोमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन। सोसाइटी के लेवल पे डोमिनेशन और फियर और एक्सप्लॉयटेशन। परिवारों में एक्यूमुलेशन, नॉट प्रोस्पेरिटी। तो अभी ये लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर लें, है ना। और इंडिविजुअल के लेवल पे राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग के बदले हम लोग जाने अनजाने एजम्पशंस दे रहे हैं बच्चे को। तो कई एजम्पशंस में से एक एजम्पशन ये है कि पैसा ही सब कुछ है ना। तो अगर ये बाय वे ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन अगर हम ये शिक्षा का कंटेंट बना दें और बच्चा अगर इसको एक्सप्लोर करे तो धीरे धीरे देख पाएगा कि जो सहज है, जो नेचुरल है, वो ये बात है ऊपर वाली।
अगर ये क्लैरिटी हो जाती है तो फिर बच्चा इसके लिए काम करेगा। तो ये बात हमने वहाँ की। नेचर के लेवल पे जब देखा तो ये देखने में आता है कि 4 ऑर्डर्स हैं नेचर में, फिजिकल ऑर्डर, बायो ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर। इनके अगर रिश्ते को देखें तो फिजिकल ऑर्डर और बायो ऑर्डर का रिश्ता ऐसा है कि ये एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेते भी रहते हैं और एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते भी रहते हैं। तो बायो ऑर्डर का पेड़ का पत्ता जब धरती पर गिरता है तो धरती की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। उस बढ़ी हुई फर्टिलिटी के ऊपर जब बीज लगाया जाता है तो वो पहले से ज़्यादा अच्छा या मेच्योर होता है ना। तो ये दोनों एक दूसरे से ले भी रहे हैं, एक दूसरे को दे भी रहे हैं, तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट का रिश्ता है। एनिमल भी इनसे कुछ ना कुछ लेते भी रहते हैं और इनको कुछ ना कुछ देते भी रहते हैं, यहाँ पे भी म्यूचुअल फुलफिलमेंट है। बट जब ह्यूमन बीइंग आता है सीन में तो ह्यूमन बीइंग के बारे ये ध्यान में आता है कि ह्यूमन बीइंग तीनों ऑर्डर से कुछ ना कुछ ले तो रहा है, बट जहाँ तक ह्यूमन बीइंग को देने का सवाल है तो तीनों जगह पे क्वेश्चन मार्क है। तो अगर पिछले 50 साल की ह्यूमन एक्टिविटी को देखें तो ये ध्यान में आता है सॉइल की क्वालिटी पिछले 50 साल में पहले से अच्छी हो गई या खराब हो गई, पानी की क्वालिटी अच्छी हो गई खराब हो गई, हवा की क्वालिटी अच्छी हो गई या खराब हो गई। तो यहाँ तीनों जगह पे क्वेश्चन मार्क लगा है। अब यही क्वेश्चन मार्क अगर हमको अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस समझ में आ जाए कि हर आदमी खुद भी सुखी होना चाहता है और तीनों ऑर्डर के साथ भी कॉम्प्लीमेंटैरिटी चाहता है, तो फिर हम तीनों ऑर्डर के साथ जो है रिस्पॉन्सिबली जी पाएंगे, म्यूचुअल फुलफिलमेंट के साथ जिएंगे। ये बात हुई और लास्ट में फिर ये बात हुई कि नेचर के साथ अगर पूरे एग्जिस्टेंस को देखने जाएं तो एग्जिस्टेंस जो है वो यूनिट्स और स्पेस का कोएग्जिस्टेंस है, सबमर्जेंस है। यूनिट्स भी है और स्पेस भी है। यूनिट साइज में लिमिटेड है, स्पेस साइज में अनलिमिटेड है। यूनिट्स में हमेशा एक्टिविटी होती रहती है, हर यूनिट एक्टिव है, चाहे बड़े से बड़ा यूनिट जैसे बहुत सारी धरतियाँ, ब्लैक होल, और छोटे से छोटा यूनिट यानी कि एटम, ये सब एक्टिव है। बट स्पेस को देखने जाए तो नो एक्टिविटी दिखाई देती है। यूनिट जो है एनर्जाइज्ड है और सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड भी, जैसे हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, छोटे से छोटा सेल एनर्जाइज्ड भी है और सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड भी है और अपने से बड़े यूनिट के साथ अपने रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करता है और एक बड़ा सिस्टम बना देता है ना। तो मॉलिक्यूल बनते हैं, फिर पूरा स्ट्रक्चर बनता है। अब अगर यूनिट्स को देखें तो फर्दर क्लासीफाई करने जाए तो मटेरियल और कॉन्शियस ये दिखाई देते हैं। मटेरियल ऑर्डर को देखें तो फिजिकल ऑर्डर और बायो ऑर्डर। तो सबसे जो छोटा यूनिट इस पूरे एग्जिस्टेंस में दिखाई देता है वो एटम दिखाई देता है। एटम जब इवॉल्व होता है तो मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल जब फर्दर इवॉल्व होता है तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनता है। अब इसके आगे फिर या तो लंप हो जाता है या फ्लूइड हो जाता है। अब यहाँ से बायो ऑर्डर की शुरुआत होती है। जब मिट्टी और पानी पहली बार मिलते हैं तो काई का जन्म होता है। यहाँ से फिर प्लांट और फिर एनिमल बॉडी। किसी एनिमल बॉडी का जब सेल्फ के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ एसोसिएशन होता है तो एनिमल ऑर्डर बन जाता है। और इसी ह्यूमन बॉडी के साथ जब सेल्फ का एसोसिएशन होता है तो ह्यूमन बीइंग हो जाता है। इस पूरे को अगर देखें तो यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। फिजिकल जो है एटम से शुरू होता है, मिट्टी से ईंट बन जाती है, ईंट से बिल्डिंग बन जाती है, एक दिन डिजॉल्व हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं दिखाई देता क्योंकि इसमें साइकिलिटी दिखाई देती है। जो असल में डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट ये है कि ह्यूमन ऑर्डर में ये कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट हो जाए। राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग के साथ अगर कॉन्शियसनेस तैयार होती है तो फिर ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन हैप्पीनेस के साथ जी सकता है सेल्फ और दूसरों के लिए हैप्पीनेस का सोर्स हो सकता है। तो इतनी बात हमने पूरी 8 दिन में बाय वे ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन करने का प्रयास किया। तो in essence, existence is coexistence, which is units submerged in space, and every unit in existence is related with every other unit in existence in a mutually fulfilling manner. और जो सिनर्जी है, जो हार्मनी है, जो संगीत है, वो इंट्रिंसिक है, हमें बनाना नहीं है, हमें क्रिएट नहीं करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको रिकॉग्नाइज करना। और वी डू नॉट हैव टू क्रिएट दिस, वी डू नॉट हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस। तो आदमी के करने लायक काम क्या बचता है? अब आदमी के करने लायक काम यही बचता है कि जो हार्मनी इनहेरेंट है, ये जो सिनर्जी इनहेरेंट है, इसको समझे और अकॉर्डिंगली जिए। तो कुल मिला के जो करने का काम है वो इतना ही है। तो इतनी बात जो है हम लोगों ने 8 दिन में की थी, ब्रीफली हमारी तरफ से इतनी बात की। सभी को